अभी पुराने समय की तरह बड़े बड़े परिवार नहीं रहे, तो हम लोग घर में पहले वैसे ही हाहा ही हो जाया करती थी। सब लोग मिलते थे, बड़ा परिवार, और छोटे छोटे चुटकुलों पे जी भर के हंस लिया करते थे। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में छोटा सा समाचार पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग समाचार है। इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा सोचने विचारणीय भी है। विचारणीय से मतलब समझने योग्य है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक समाचार था और वो समाचार का ट्रांसलेशन करके वो आया था। समाचार ऐसा था कि मानव देह में पुराने समय में काफ़ी कुछ ऐसे अंग थे जिनका उपयोग नहीं हुआ, तो धीरे धीरे करके वे लुप्त हो गए। तो वैसे ही हंसने की जो मांसपेशियां हैं ना, वो भी लुप्त हो जाएंगी कुछ वर्षों में, क्योंकि हमारे एशिया में हम लोग भाग्यशाली हैं, काफ़ी हंस लेते हैं। एशिया नहीं कहेंगे, थोड़े जो विकासशील देश है ना, वहाँ के लोग हंस लेते हैं अभी भी, हा हा ही हु। ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारा जीने का एक तरीका है कि छोटी छोटी बातों पे हंस लेना। लेकिन जहाँ हम बहुत विकसित देशों की ओर देखते हैं, और मेरा तो काफ़ी ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है उन लोगों का, कि बहुत कम हंसते हैं वो लोग। मतलब हंसते हैं ना, तो वो दिल से नहीं हंसते हैं। वहाँ पे हम लोग जाएं शॉपिंग मॉल्स में या कहीं, तो वो वेलकम, गुड मॉर्निंग, वो बिल्कुल ऐसी सिंथेटिक स्माइल होती है, आर्टिफिशियल स्माइल होती है। तो वो वाली स्माइल नहीं, लेकिन जो अंदर से हंसी आनी चाहिए, एकदम पेट पकड़ के हंसना, पेट पकड़ के दोहरे हो जाना, लोट लगा के हंसना, बिल्कुल ऐसा वहाँ पे तो वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो सवाल ही नहीं। वो जितना हंस लेते हैं उतना सिंथेटिक ज़्यादा होता है, नकली नकली ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियली हंसते हैं। दिल से हंसना शायद भूल गए हैं। शायद वहाँ का जीवन ऐसा है, बहुत टेंशन देने वाला है। तो ये वहाँ का सर्वे और सर्वे पर से आई हुई रिपोर्ट थी कि कुछ वर्षों में हंसने के स्नायु मनुष्य से गायब हो जाएंगे। ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, तो हम एशियंस अभी इसको जिंदा रखेंगे कि हंसते हंसते दोहरे होना हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जोक्स सुनाना और सुनना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो हंसते रहो, दिन भर में एक हाथ जोक सुनिए। आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन दिल खोल करके हंसना, नकली वाला नहीं, हाँ, दिल खोल करके सचमुच अंदर से हंसी आए ऐसी, चाहे तो कोई पुरानी घटना को याद करके ही हंस लो, लेकिन दिन भर में एक बार यदि आप दिल खोल के हंसते हैं ना, तो आपके दो चक्र मजबूत होते हैं। एक आपका हृदय चक्र, इसीलिए लाफिंग क्लब वाले हंसते हैं, और दूसरा है आपका आज्ञा चक्र। जब आप दिल से हंसते हैं तो आपका आज्ञा चक्र क्लियर होता है, क्योंकि यहां एकदम रिलैक्स फील करते हैं आप। तो दिन भर में एक बार जरूर हंस लीजिए, और अच्छे से दिल खोल के हंसिए, चाहे कोई पुरानी घटना याद करके ही हंसिए। हम लोग भी घर में कई बार बात करते हैं ना, पुरानी पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और हंस लेते हैं। और उतनी हंसी आती है जितनी तब आया करती थी, तब आई थी। तो जोक सुनिए, कोई अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम देखिए और उसका बहुत अच्छा उपयोग कीजिए। अभी मैंने इन लोगों के साथ में, कल परसों ही की बात है, तो यहाँ से जाने से पहले पहले बातें कर रही थी कुछ सेवाधारियों से। तो एक नेशनल ज्योग्राफिक पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उसमें से कुछ चीज़ सीखने जैसी लगी। वो कार्यक्रम ऐसा था कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश घाना, काफ़ी पिछड़ा हुआ सा देश है, वहाँ के 5 प्रतिनिधि अमेरिका गए थे वहाँ के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। और वहाँ गए, वहाँ जाने पर उनके प्रतिनिधियों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत अच्छे से उनको रखा, पूरा अमेरिका घुमाया और सब कुछ दिखाया, म्यूजियम दिखाया और क्या क्या दिखाया। वो इतने खुश हो गए, और वो लोग कितने पिछड़े देश से आए थे,
कि उन्हें लिफ्ट तक पता नहीं थी। जो लिफ्ट होता है ना, वो होती है, वो भी उनको पता नहीं था कि ये क्या है, ऐसे ये कौन सी मशीन, ये कौन सा कमरा जो अपने आप ऊपर चला जाता है। तो उनके लिए ये इतनी नई चीज थी। तो ऐसे पिछड़े राष्ट्र से आए हुए उन 5 प्रतिनिधियों का इतना अच्छे से उन्होंने स्वागत किया, और उसके बाद में फिर वापस जाने से पहले उन लोगों के बीच बीच में इंटरव्यूज भी दिखा रहे थे। तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ का म्यूजियम बहुत अच्छा लगा। म्यूजियम में इजिप्ट के बारे में, हमारे घाना के बारे में भी इतनी अच्छी माहिती है, इतनी अच्छी जानकारी है कि हमें लगा कि हमें घाना में रह करके भी घाना के बारे में इतना नहीं पता जितना इस म्यूजियम से हमें पता चला। तो इजिप्ट के लोगों को भी यदि अपने पिरामिड्स के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ के म्यूजियम में आइए। तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत खुश होकर के वो लोग गए। और मैंने सेवाधारियों से कहा कि वो देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये बात ना हम सब सेवाधारियों को सीखने की आवश्यकता है, हम सभी साधकों को भी सीखने की आवश्यकता है कि हम भी तो गुरु जी के प्रतिनिधि हैं, विशेष तौर पे सेवाधारी, लेकिन हम साधक भी तो गुरु जी के प्रतिनिधि हैं। हम जहां भी जाएं, जहां भी, आश्रम में ही ऐसे नहीं, आश्रम में है तो विशेष तौर पे हम सब गुरु जी के प्रतिनिधि हैं। तो यदि कोई नया व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वो सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, या ऐसा ही कोई अपरिचित सा व्यक्ति कि मैंने हाँ कुछ बाबा स्वामी वगैरह देखा था तो मैं आ गया, तो इतना अच्छा उनका स्वागत होना चाहिए। उन्हें अच्छी तरीके से ये सारी बातें बताई जानी चाहिए कि उन्हें ये जगह बहुत अपनी सी लगे। वो यहाँ से जाएं तो ये कहते हुए जाएं कि क्या जगह है, बार बार आने को दिल करेगा। तो हर बार स्वामी जी तो वहां गेट पे खड़े नहीं हो सकते ना सबका स्वागत करने के लिए, वो तो हम ही लोग होंगे ना। कभी सेवाधारी के रूप में जो लोग हैं वो हैं, कल को आप हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी तो हम सबको समझनी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम सब समाज में भी तो स्वामी जी के प्रतिनिधि हैं। लोग समाज में भी तो ये देखते हैं कि हाँ ये लोग वो येलो स्कार्फ बांध के कहाँ जाते हैं, वो बाबा स्वामी वाला स्कार्फ बांध के ध्यान करने के लिए जाते हैं, ये सब बाबा स्वामी के लोग हैं। वो लोग इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हमारा जो व्यवहार होता है उसी से तो लोगों को समझ में आता है कि हम क्या हैं, हमें गुरुदेव ने क्या सिखाया, हम क्या हैं। नहीं, वो तो आपको बाबा स्वामी के बच्चे समझते हैं। तो बाबा स्वामी के बच्चे कैसे होंगे वो डिसाइड आप लोगों को करना है कि गुरुदेव के बच्चे हम कैसे हैं, हमें कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। हम तो गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं। तो जब ये समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा व्यवहार सचमुच वैसा ही होता है जैसा कि गुरुदेव चाहते हैं। तो हम फिर से अपने चित्त नष्ट करने वाली जगह पे आते हैं। तो एक हो गया मोबाइल, एक हो गया टीवी, जो मेजर, जो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ा भाग उनका है, हिस्सा उनका है जो हमारा चित्त नष्ट करते हैं। उसके बाद में सबसे कम छोटा सा स्थान है कि हमारा अपना आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से हमारा संबंध कैसा है, क्योंकि कहीं तो हमारे पड़ोसी भी हमारा चित्त नष्ट करते हैं। तो हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। देखिए, जब भी कभी कोई आपको परेशानी हुई ना, तो सबसे पहला साथ आपको आपके पड़ोसी देते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके चाचा ताऊ, बहनें, दीदी, भैया, ये सब तो बाद में आएंगे, 1 सप्ताह के बाद में पहुंचेंगे या 2 दिनों बाद पहुंचेंगे। सबसे पहली हेल्प आपको किसकी मिलेगी? आपके घर में आग लगी तो आपको हेल्प करने कौन आएगा? आपके पड़ोसी आएंगे ना। तो हमारा रिश्ता, हमारे रिलेशंस अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। इस संदर्भ में मेरी सासू माँ बहुत एक अच्छी बात कहती थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगी।
मेरी सासू माँ अक्सर कहती थी, वो काफी एकांत प्रिय थी वैसे, किसी के यहाँ जाना, बहुत लोगों से मिलना, ऐसा बहुत ज्यादा शौक नहीं था। तो वे पड़ोस में वगैरह बहुत कम जाती थी और वो कहती थी कि पड़ोसियों से रिश्ता बहुत अच्छा ना हो चलेगा, लेकिन बार बार जाकर के झगड़ा करने से अच्छा है कि हम एक लिमिट में रिलेशन रखें, ताकि झगड़ा तो ना हो, बुरे तो ना बने, और बीच बीच में मिलते रहें, अच्छे संबंध रखें। तो उनसे वो बात मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगी और उसे मैंने भी अपने जीवन में अपनाया। क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोगों का एक अलग जीवन होता है कि रोज शाम हुई तो मम्मी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, मैं भी रोज शाम हुई रैकेट उठाया, मम्मी बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ, मम्मी ये करने जा रही हूँ। क्योंकि स्कूल में थी तब तक, 11वीं कॉलेज में थी तब तक कॉलेज की टीम में हॉकी वगैरह खेली हूँ, लेकिन स्कूल में थी तो बहुत फुटबॉल खेलती थी। लेकिन अड़ोस पड़ोस में तो कहाँ फुटबॉल खेलने जाऊं या हॉकी खेलने, तो सहेलियां हाँ बैडमिंटन वगैरह खेल लेते थे। तो रोज शाम हुई तो बैडमिंटन खेलने, और जब एग्जाम्स पूरे हुए तो मम्मी ने उसको नाम दिया था, हाँ अभी जा रही है जोगी फेरे पे। जोगी फेरे पे यानी अब लगाएगी पूरी कॉलोनी का एक चक्कर, सब फ्रेंड्स के यहाँ जा करके मिल करके आएगी ना, कि एग्जाम पूरी हो गई, चलो जरा टहलते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं। तो वो एक अपना अलग जीवन होता है, वो विवाह से पूर्व तक का जीवन होता है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो हर कन्या को वैसा रहने का प्रयास करना पड़ता है जैसा ससुराल में चलन हो। तो मेरे यहाँ सासू माँ को इतना पसंद नहीं था अड़ोस पड़ोस में जाना, मतलब वो स्वयं नहीं जाती थी, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, लेकिन वो स्वयं नहीं जाती थी। तो मैंने उन्हीं को अपना आदर्श रखा कि शायद इस घर का ऐसा ही चलन है तो मुझे भी वैसे ही रहना चाहिए। तो फिर मैं भी ज़्यादा अड़ोस पड़ोस में नहीं जाती थी, संबंध अच्छे रखती थी, थोड़ा बीच बीच में जोक्स शेयर कर लेती थी, वो मेरा शौक है। तो कैसे हो, क्या हो, चिंटू मिंटू जो भी होते थे उनसे बात करती थी। तो घर के ना छोटे बच्चों से संबंध रखो अड़ोस पड़ोस के, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हर माता पिता को अच्छा लगता है कि उनके बच्चों को कोई प्रेज कर रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, और बच्चे कहीं शैतानी करे तो थोड़ा सा उसको अच्छे से समझा करके अच्छे संबंध रखिए अड़ोस पड़ोस में। और जब ये सब जगह से, बाहरी साधनों से आपका चित्त थोड़ा कम नष्ट होगा, तो रोज की एक प्रार्थना भी कीजिए कि हे गुरुदेव, आप ही मेरे चित्त को नष्ट होने से बचा सकते हैं। रोज सुबह भी प्रार्थना कीजिए। और एक और सजेशन दूंगी कि दिन भर में एक समय, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग का हो, मतलब प्रातः काल का हो, उषा काल का हो, या ब्रह्म समय हो, 4 से 6 के बीच, कलेक्टिव मेडिटेशन घर में परिवार का अवश्य कीजिए। या फिर शाम को, दिन में कोई एक समय कलेक्टिव मेडिटेशन अवश्य कीजिए। सुबह का समय इसलिए ज्यादा सजेस्टिव है क्योंकि सुबह काम पे या ऐसे जा करके वापस लौटने का समय निश्चित नहीं होता ना, घर में कोई सदस्य कब लौटता है, कोई सदस्य कब लौटता है, तो कब सब लोग साथ में बैठेंगे, और 2 जने की वजह से सबको देर से बैठना पड़ेगा। उससे अच्छा सुबह का ध्यान आप लोग सब साथ में मिल करके करिए, तो एक बहुत अच्छा सा नियम भी बन जाएगा आपके घर में। सब लोग साथ में सुबह उठेंगे, साथ में चाय पिएंगे, और साथ में चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी सी अच्छी सी बातचीत भी हो जाएगी। और उसके बाद में आधा घंटा ध्यान कीजिए, और उसके बाद में लग जाइए अपने अपने कामों को, अपनी अपनी दौड़ भाग की जिंदगी को। अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यानी अभी ये विवाहित होने जा रहे बच्चे तो नहीं, ये लोग तो ऑफिस जाएंगे या अपना घर संभालेंगे, कोई टिफिन बना रहा होगा। कहने का अर्थ कि सुबह का समय बहुत अच्छा है, और कलेक्टिव मेडिटेशन करने से क्या है, सारे घर की ना स्थिति एक सी रहती है। अब हर साधक एक अलग अलग आत्मा है,
हर आत्मा की एक स्थिति होती है। फिर किसी का चित्त कम नष्ट होता है, किसी का चित्त अधिक नष्ट होता है, लेकिन जब साथ में सब लोग बैठते हैं तो एक दूसरे की स्थिति का लाभ मिलता है सबको। तो अपने परिवार में आप सामूहिक ध्यान अवश्य करें। और यदि परिवार में रोज नहीं कर सकते किसी कारण से यदि नहीं कर सकते हैं तो अवश्य ही सप्ताह में एक बार घर पे आप सामूहिक ध्यान कीजिए, आपके परिवार का सामूहिक ध्यान। आप जो भी घर में 4-5 लोग होंगे, 2-3 लोग होंगे, कम से कम आप 2 तो होंगे ही होंगे, पति पत्नी, तो साथ बैठ करके ध्यान कीजिए। जीवन में बहुत लाभ मिलेगा आगे आप जब ये करके देखेंगे तब। और जब आप इस तरह से सामूहिक ध्यान करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो उसका जो असर देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट आप पूरे 1 साल के बाद में आप स्वयं को महसूस करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। केवल इस ध्यान को ना आप एक रूटीन मत बना दीजिए, वो यंत्रवत हो जाता है कि हाँ चलो दीपक लगाओ, मंत्र का 3 सेट बोले और आंख बंद करके बैठे और फिर चाहे कहाँ कहाँ घूम के आए चित्त से और फिर से उठे और फिर आरती कर ली। ऐसा मैकेनिकल मत कर दीजिए, आप उसे अच्छे से ध्यान यानी ध्यान ही कीजिए। क्योंकि आप देखिए ना कि जैसे जो पूजा पाठ था पुराने समय में, कितना अच्छा, स्वामी जी भी कहते हैं ना, वो बहुत एक अच्छा साधन था ध्यान की स्थिति तक पहुंचने का। अब वो तो हम खो चुके, तो इस ध्यान को भी एक ऐसा ही साधन मत बना दीजिए कि जिसे हम खो दें। ध्यान को मैकेनिकल नहीं बनाइए। और एक आप प्रयोग कर सकते हैं, यदि आपका ध्यान नहीं लग रहा है किसी भी कारण से, तो आप दीपक की लौ की ओर थोड़ी देर तक देख सकते हैं। और यदि मन में किसी के प्रति गुस्सा है या सिर दर्द हो रहा है, तब तो आप सिर पे जरा थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके और प्रणाम करके सबको क्षमा कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। और यदि हल्का सा आपको लग रहा है बहुत विचार आ रहे हैं और पता नहीं शायद किसी ने बहुत गुस्सा किया था, ऐसे कुछ, यदि आप एक पर्टिकुलर को जानते हैं ना, या ऐसे ही हेडेक थोड़ा सा हो रहा, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोगों को ना शरीर से जुड़ने की बहुत आदत है, आत्मा से नहीं जुड़ते, थोड़ा सा शरीर से करके देखिए। ये जस्ट एक प्रयोग है। दीपक लगा हुआ है ना, ऐसे माथे को बिल्कुल यूं खींचना नहीं है, दूर से ही ऐसे मतलब भाव करेंगे कि ये आज्ञा चक्र के सारे दोष लिए और अग्नि को समर्पित किए या भूमि को समर्पित किए, ये लिए दीपक को समर्पित किए। और आप देखिए 2 मिनट 2-3 बार ऐसे करेंगे ना, आपका एकदम से सिर हल्का हो जाएगा। आप करके देखिएगा, एकदम से सिर में हल्कापन लगेगा। दीपक की ओर देखेंगे, निर्विचार हो जाएंगे। और इस तरह से आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा और आपके साथ साथ सबका ध्यान जो डिस्टर्ब यदि आपकी वजह से होने वाला होगा तो वो नहीं होगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अपने बेडरूम में दीपक लगा के रखिए, जला के रखिए, कैंडल या तेल का या घी का, जो भी दीपक आपकी श्रद्धा है। दिन में कम से कम 1-2 घंटे तो दीपक होना चाहिए। वो दीपक आपके कक्ष के सारे विचारों को नष्ट करेगा। तो आप जब रात को सोएंगे ना, तब भी आपके कमरे में एक निर्विचारिता की स्थिति होगी और उसके कारण आप जो 8 घंटे या 6 घंटे जब भी सोते हैं, वो 6 घंटे का समय आपके लिए गहन ध्यान का समय बन सकता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। दीपक जला करके सोने से पहले मन में 11 बार मंत्र को चैंट कर लीजिए और सो जाइए। तो 11 बार आप गुरुदेव का नाम स्मरण भी करते हैं ना, ओम श्री शिव कृपान स्वामी नमो नमः, ऐसे आप
11 बार नाम स्मरण कीजिए और सो जाइए। और आप पाएंगे कि आपकी नींद, आप सुबह उठे तो आप इतने फ्रेश होंगे, लगेगा जैसे मैं अभी ध्यान करके उठा हूं या स्वामी जी का भी कोई कार्यक्रम अटेंड करके आया हूं या आई हूं। तो इस स्थिति में आप घर पे रहिए। दिन भर में आधा घंटा आप कैसेट के लिए निकालिए। और अभी तो गुरुदेव ने परमिशन दे दी है, कमरा ठीक करते हुए आप कैसेट सुन सकते हैं। तो बस आप ड्राइविंग करते हुए मत सुनिए या खाना बनाते हुए मत सुनिए, क्योंकि खाना बनाते हुए कहीं आपके चाकू से आपकी उंगली ना कट जाए, या आप कहीं गैस के आसपास काम कर रहे हैं तो गैस के चूल्हे से आपका हाथ ना जल जाए। मतलब किचन में काम करते हुए नहीं, हाँ आप किचन की सफाई कर रहे हैं, बर्तन वगैरह स्थान पे रख रहे हैं, तब भले आप सुन सकते हैं, तब कोई बात नहीं है। आधा घंटा आप अवश्य निकालिए। जब आप इतना ध्यान देंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्थिति, आपका चित्त कहीं नष्ट हो। आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध रहेगा, चित्त नष्ट नहीं होगा। तो गुरुदेव जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि मैं संख्या बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपने भी सुना होगा ना, गुरुदेव कहते हैं मैं वृक्षारोपण में नहीं मानता हूं। मतलब वन महोत्सव के दिन वृक्षारोपण कर दिया और फिर दूर से बकरियां खुश हो रही है, चलो चलो 2-4 दिन का भोजन तो तैयार है। तो वैसे गुरुदेव भी वृक्षारोपण करने में नहीं मानते हैं, अर्थात साधकों की संख्या बढ़ाने में उन्हें उतनी रुचि नहीं है। उनकी पूर्ण रुचि है कि जितने साधक हैं उनका विकास होना चाहिए। जब आप एक मजबूत इमारत के तौर पे, मजबूत भवन के तौर पे आप लोग तैयार होंगे, तो आपकी बुलंदियों पे आगे का पूरा समर्पण विश्व तैयार होगा, लेकिन उसकी नींव रखेंगे आप। तो इस मजबूत नींव का निर्माण करने का हम लोग आज गुरुदेव को वचन देते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना भी करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सभी आपकी इच्छानुसार योग्य ध्यान कर सकें, योग्य स्थिति को प्राप्त कर सकें और योग्य रूप में समाज में रहकर समाज का निर्माण, समाज के लिए योग्य आत्माओं का जन्म, आमंत्रित आत्माओं का जन्म हो, गुरुओं के गुरुओं का जन्म हो, इसके लिए हम योग्य बन सकें। ऐसी ही शुभकामना के साथ जय बाबा। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.